जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार मेहनत करते रहें, लगातार रिवीजन करते रहें। इससे क्या है कि बार बार रिवीजन से कार्य परफेक्ट होता है। क्योंकि एक बार हमारे एक थे सर रामेश्वर दत्त जी, वो कहते थे कि 100 बार झको और एक बार लिखो बराबर होता है। अगर आप लिख लिख के याद करते हो तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलता है। तो 100 बार किसी बात को बोलो और अगर एक बार इस बात को लिख ली तो वो लंबे समय तक और स्थायी रहती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नोट्स बनाए और रेगुलर तैयारी करते रहे, बार बार इनको रिवीजन करते रहे। इससे क्या है कि परफेक्ट होंगे। और जीके का तो यही सिस्टम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन किया जाए। तो इसी कड़ी में अपन राजस्थान की नदियों के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब राजस्थान की झीलों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की झीलें, राजस्थान की झीलें। अब झीलों की अगर बात करते हैं तो झीलों को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें। तो खारे पानी की जो झीलें हैं वो अगर बात करें तो वो क्या है कि 33 सागर के अवशेष है। और दूसरा है माइकासिस्ट चट्टाने। माइकासिस्ट चट्टाने यानी कि भूमि के अंतर्गत नमक की चट्टाने हैं। जब वहां पर जल आता है तो नमक है वो कैसिक्त प्रवृत्ति के कारण ऊपर आ जाता है और वहां पर क्या है कि झील का निर्माण होता है। तो खारे पानी की झीलें हो गई और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में है। और मीठे पानी की अगर झीलों की बात करें तो ये तो वर्षा के जल पर निर्भर है और ये क्या है कि ताजे जल पर निर्भर है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ये उदयपुर में सबसे अधिक है। तो ये मुख्य फैक्ट है। इसके बारे में राजस्थान की झीलों को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगी खारे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलें का कारण क्या हो जाएगा? यानी राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है। राजस्थान का जो है वो भाग वो 2 भागों से बना हुआ है। एक तो 33 सागर का अवशेष है और दूसरा क्या है कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो है वो वाला भाग है, वो इसका अवशेष है। और गोंडवाना लैंड और उसका भाग रहा है। तो खारे पानी की झीलें का कारण है 33 सागर का अवशेष। एक तो ये कारण हो जाएगा और दूसरा कारण हो जाएगा माइकासिस्ट चट्टाने, यानी भूमि के अंतर्गत माइकासिस्ट चट्टाने है जिसमें नमक की मात्रा है। और जब जल उसके ऊपर आता है तो कैसिक्त होता है ना, कैसिक्त प्रवृत्ति के कारण उसका क्या है कि नमक भूमि पर आ जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 2 कारण है खारे पानी की झीलों में, 33 सागर के अवशेष और माइकासिस्ट चट्टाने हैं। दूसरी अपने पास झीलें हो जाएगी मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें, इसमें एक बात और जोड़ लेना, सर्वाधिक। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। सर्वाधिक हो जाएगी नागौर। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें राजस्थान में नागौर में। ये इंट्रोडक्शन हो गया कि राजस्थान की झीलें 2 प्रकार की है। खारे पानी की झीलें जिसमें 33 सागर के अवशेष और माइकासिस्ट के कारण बनती है और सर्वाधिक नागौर में है। और मीठे पानी की झीलें कारण क्या है? वर्षा जल पर निर्भर है। वर्षा जल या ताजा जल पर निर्भर, वर्षा पर निर्भर है। और क्या है कि जो है जल है वो ताजे जल के ऊपर निर्भर है। और ये लगभग कहां पर है? अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला जिस प्रकार से ऐसे बनती है अरावली पर्वतमाला, तो ये वाला जो भाग है ये झील के रूप में काम में आ रहा है। और इसी कारण अरावली पर्वतमाला पर सबसे अधिक झीलें है। ये इसका कारण हो जाता है झीलों का। तो और दूसरा इसके अंतर्गत हो जाएगा सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक हो जाएगी उदयपुर में। उदयपुर को इसीलिए झीलों की नगरी कहा जाता है, लेक सिटी इसीलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक झीलें उदयपुर में है। अब अगर अपन बात करते हैं खारे पानी की झीलों की, तो खारे पानी की झीलों की सबसे पहले तो नाम और जिला याद रखना है।
और उसके बाद में थोड़ा बहुत विस्तार से पढ़ेंगे भी कौन सी झीलें इसमें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले खारे पानी की झीलों में बात करते हैं तो 1 नंबर पे हो जाएगी सांबर, भारत में तीसरे नंबर पर है, राजस्थान में पहले नंबर पर है खारे पानी की झीलों में, ये जयपुर में। वैसे मान्य ये जयपुर में जाती है परंतु ये नागौर और अजमेर की सीमा पर भी है, नागौर अजमेर सीमा, यानी तीनों जिलों की सीमा लगती है, जयपुर नागौर और अजमेर इसकी सीमा पर है। मानी ये किस में जाती है, जयपुर में मानी जाती है। उसके बाद में बात करें तो दूसरी हो जाएगी पंचपदरा। पंचपदरा झील है वो कहां पर है, बाड़मेर में, बाड़मेर में है पंचपदरा। और बाड़मेर के अंतर्गत 2 जिले और हो जाती है, वो थोब और जखरादा। एक थोब का रण भी है, ये भी बाड़मेर में है, और एक जखरादा, ये भी बाड़मेर में है। तो सांबर जयपुर में हो गई, पंचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत 3 हो जाएगी। पंचपदरा मुख्य महत्वपूर्ण है, उसके बाद में थोप बाड़मेर और जखरादा बाड़मेर में हो जाएगी। इसके बाद में अगर बात करते हैं जिलों का, सबसे सर्वाधिक जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसमें है, तो नागौर में बात करते हैं, डेगाना, नागौर, डीडवाना, नागौर, नवा नागौर, नागौर और कुचामन। तो नागौर के अंतर्गत अपने पास कितनी जिले हो गई, 4 जिले हो गई, डीडवाना हो गई और डेगाना हो गई, नवा हो गई और कुचामन हो गई। तो ये अपने पास है 4 जिले, डेगाना, डीडवाना, नवा और कुचामन, नागौर में होगी। उसके बाद में अपने पास हो जाएगी बीकानेर में एक ही है, लूणकरनसर, ये हो जाएगी बीकानेर में। एक ताल छापर हो जाएगी चूरू में, ताल छापर अपने पास हो जाएगी चूरू में। अब सिक्कर की अगर बात करते हैं तो रेवाश और काछोर कौन सी हो जाएगी, रेवाश सिक्कर, रेवाश सिक्कर, काछोर या काछोर सिक्कर में हो जाएगी। इसके बाद में अपने पास है जोधपुर में एक हो जाएगी, जोधपुर में एक हो जाएगी जैसलमेर में, कावोद जैसलमेर में और फलोदी जोधपुर में, कावोद जैसलमेर में और फलोदी जोधपुर में। तो ये अपने पास 14 जिलों के अपने को नाम याद रखने हैं और कौन से जिले के अंतर्गत आती है। तो सांबर जयपुर में हो जाएगी, पंचपदरा बाड़मेर, थोब बाड़मेर, जखरादा बाड़मेर। उसके बाद में डेगाना नागौर, डीडवाना नागौर, नवा नागौर और कुचामन नागौर। उसके बाद में लूणकरनसर बीकानेर, ताल छापर चूरू और सीकर में 2 रेवास और काछोर दोनों सीकर में, और कावोद जैसलमेर में और फलोदी जोधपुर में। ये अपने को नाम याद ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले जिलों का इंट्रोडक्शन ध्यान में रखना है, खारे और मीठे पानी की जिले हैं। उसके बाद में किस कारण और सबसे अधिक कहां पर है, ये हो गया। उसके बाद में खारे पानी की जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है, 14 है। ये अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखनी है और कौन सी किस जिले के अंतर्गत पड़ती है, यही ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी झील किस जिले के अंतर्गत आती है। अब इसमें महत्वपूर्ण जिलों में अपने पास कौन सी हो जाएगी, सांबर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब सांबर के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सांबर झील एक अच्छा सुंदर बालसन का भी उदाहरण है और अंतः प्रवाही नदियों के अंतर्गत ये सांबर झील बनती है। और क्या है कि ये शेखावटी बेसिन के अंतर्गत शामिल होता है। नदी जल बेसिन के अंतर्गत किस में शामिल होती है, ये सांबर झील शेखावटी बेसिन के अंतर्गत शामिल होती है। ये अपने बड़ी बड़ी बातें ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं सांबर झील खारे पानी की तो है ही, खारी है। कहां पड़ती है, जयपुर में मानी जाती है,
अजमेर नागौर सीमा, अजमेर और नागौर सीमा पर पड़ती है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई है वो 36 किलोमीटर मानी जाती है, और चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई ये पड़ती है इसकी 3 से 12 किलोमीटर तक। तो इसकी लंबाई है वो 36 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। माना जाता है कि इस झील का निर्माता कौन था? निर्माता, इस झील का निर्माता वासुदेव चौहान माने जाते हैं। वासुदेव चौहान, तो राजस्थान में चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो भी वासुदेव ही थे। 500 यानी यह था 6ठी शताब्दी के अंतर्गत, 6ठी शताब्दी या 6ठी सदी कह सकते हैं। तो 6ठी सदी के अंतर्गत वासुदेव चौहान थे, उन्होंने ही शाकंभरी में चौहान राजवंश की स्थापना की थी, और यही सांबर झील के निर्माता माने जाते हैं। किसके अनुसार माने जाते हैं? ये एक शिलालेख में इसका वर्णन आता है कि ये बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया शिलालेख, शिलालेख अनुसार तो सांबर झील के निर्माता वासुदेव चौहान माने जाते हैं। किसके अनुसार माने जाते हैं? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार माने जाते हैं। यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन थे? वासुदेव चौहान थे, और 6ठी शताब्दी में इसका निर्माण किया था। और चौहानों का राजवंश भी कहां से स्टार्ट होता है? सांबर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये मतलब कहां के शासक थे? चौहान, सांबर के थे। उसके बाद में अजमेर के बड़े थे, पहले ये सांबर के चौहान थे, इसीलिए इनको शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे ये क्या हो जाएगा? ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी झील खारे पानी की, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान के अंतर्गत, पहला स्थान है इसी का आता है। अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में तीसरा, भारत में तीसरा स्थान आता है। यानी कि पूरे भारत में जितने भी है खारे पानी की झीलें, उसमें सांबर झील का कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है। पहले स्थान पर कौन सी आती है? पहले स्थान पर आती है चिल्का, चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा, ये समुद्र के पास है अगर इसकी बात करें तो। और ये वैसे मानी जाती है कि चिल्का झील का निर्माण है वो उल्का पिंडों से हुआ, ऐसा माना जाता है। और ये खारे पानी की पूरे भारत में सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील उड़ीसा। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर आती है वो पुलिकट आती है। सेकंड नंबर पर आती है पुलिकट झील, ये भी समुद्र के किनारे है, और ये पड़ती है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पड़ती है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और थर्ड नंबर की कौन हो जाएगी पूरे भारत में? सांबर, राजस्थान। तो ये दोनों चिल्का झील है और पुलिकट झील है, ये दोनों किसके अंतर्गत आती है? ये समुद्र के पास में है, तो ये तो समुद्र के अंतर्गत आती है। और सांबर झील अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आती है ये क्या है कि अंतःस्थलीय के अंतर्गत पहले नंबर पे आती है। सांबर फर्स्ट, सांबर प्रथम, अंतःस्थलीय के अंतर्गत। अंतःस्थलीय का मतलब ये हो गया, ये पुलिकट झील है जैसे ये है, तो इसके कहीं ना कहीं समुद्र टच हो रहा है। और ये जो झील है चिल्का, इसके भी समुद्र टच हो रहा है। परंतु ये सांबर झील है, इसके चारों तरफ कहीं भी समुद्र नहीं टच हो रहा है, चारों तरफ क्या है? स्थल है। जब चारों तरफ स्थल है तो उसको क्या बोलेंगे? अंतःस्थलीय। यानी स्थल के अंदर अगर बात करें तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूरे भारत के अंतर्गत कौन है? अंतःस्थलीय के अंतर्गत कौन सी हो जाएगी? सांबर हो जाएगी। और वैसे अगर बात करें ओवरऑल तो राजस्थान की जो सांबर झील है वो तीसरे नंबर पे आएगी पूरे भारत के अंतर्गत। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसमें मुख्य मुख्य फैक्ट कौन कौन से हो जाएंगे वो अपने शामिल कर लेते हैं।
तो सबसे पहले और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातों में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इस सांबर झील को क्या है कि अगर इतिहास की बात करें तो अंग्रेजों ने पहले इस पे शासन था। देखो रियासत काल में इस पे शासन था, सांबर पर नियंत्रण, सांबर पर नियंत्रण। तो सांबर झील पर नियंत्रण था जोधपुर रियासत का, जोधपुर रियासत और जयपुर रियासत का। यानी कि सांबर झील के ऊपर जोधपुर और जयपुर रियासत का सम्मिलित नियंत्रण था, दोनों रियासतों का नियंत्रण था। अब क्या करते हैं कि अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज इसको लीज पर लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा लीज पर, यानी जयपुर और जोधपुर से अंग्रेज इसको लीज पर लेते हैं। कब लेते हैं? 1817 में। कुछ फैक्ट ये हो जाएंगे इतिहास के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, क्योंकि सांबर झील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस पर नियंत्रण था जोधपुर रियासत का और जयपुर रियासत का, और अंग्रेज इसको लीज पर लेते हैं 1817 में। फिर नमक समझौता और होता है बाद में, नमक समझौता अंग्रेजों और रियासतों के मध्य होता है नमक समझौता। यह होता है 1859 में। 1859 में नमक समझौता होता है। और वर्तमान समय में इस पर कौन नमक उत्पादन कर रहा है? वर्तमान समय में इस पर नमक उत्पादन कर रहा है सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड। तो वर्तमान समय में सांबर साल्ट लिमिटेड उत्पादन कर रहा है। ये 1964 में इसकी स्थापना हुई और 1964 से सांबर साल्ट लिमिटेड इसका नमक उत्पादन कर रहा है। और सांबर साल्ट लिमिटेड है वो किसका उपक्रम है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का उपक्रम है। यानी सांबर साल्ट लिमिटेड है वो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक कंपनी है, ये अपने को ध्यान रखना है। HSL की एक लिमिटेड कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड। वर्तमान समय में इसका नमक उत्पादन कर रहा है कौन कर रहा है? सांबर साल्ट लिमिटेड कर रहा है 1964 से। तो इतिहास के आईने में 1800 पहले तो जयपुर और जोधपुर रियासत नमक उत्पादन करते थे, फिर अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया 1817 में। फिर क्या है कि होता है नमक समझौता, 1869 में नमक समझौता होता है। और वर्तमान में इसका 1964 से इसका जो है उत्पादन वो कौन कर रहा है? सांबर साल्ट लिमिटेड कर रहा है। जो सांबर साल्ट लिमिटेड है वो किसका उपक्रम है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का एक उपक्रम है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें फैक्ट कौन कौन से आ जाएंगे? तो यहां कितना नमक उत्पादन होता है? अब ये बात होगी यहां कितना नमक उत्पादन होता है। तो भारत का 8% नमक उत्पादन होता है। ज्यादा कम हो सकता है थोड़ा बहुत, 8% नमक उत्पादन होता है। और राजस्थान का 80-90% नमक उत्पादन होता है। नमक उत्पादन होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अब अगर इसको और बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या हो जाएंगे? ये रामसर साइट है। रामसर साइट इसलिए है कि ईरान में एक नम भूमि को लेकर के एक समझौता हुआ था, रामसर नगर ईरान में। और इसलिए इसको क्या है कि इस स्थल को नम भूमि स्थल है, जो भी नम भूमि वेटलैंड जिसको बोलते हैं, यानी हमेशा वहां जल की मात्रा बनी रहती है, वो नम भूमि कहलाता है। इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। इसका समझौता रामसर ईरान में होता है। रामसर ईरान में होता है। पूरे विश्व के देश मिलकर करते हैं। उससे क्या है कि महत्वपूर्ण जो स्थान है उनको क्या किया जाता है? चिन्हित किया जाता है। और राजस्थान के 2 स्थान इसके अंतर्गत शामिल कर रखे हैं। एक तो ये है और एक है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है। तो नम भूमि के अंतर्गत है ये स्थल है शामिल है। तो रामसर साइट के अंतर्गत है सांबर शामिल है। सांबर रामसर साइट में शामिल है। कब किया गया? 1990 से। 1990 से ये रामसर साइट के अंतर्गत है शामिल है। अब यहां पर क्या है कि कुरुंजा पक्षी आते हैं। तो कुरुंजा पक्षी है वो विदेश से आते हैं।
सर्दियों के टाइम में आते हैं। तो यहां पर दो पक्षी है, उनका संरक्षण भी किया गया है, कुरंजा पक्षी, कुरंजा व राजहंस संरक्षण, यानी कि कुरंजा और राजहंस पक्षी है नमभूमि क्षेत्र में, सांबर नमभूमि क्षेत्र में इनका संरक्षण किया जाता है, यानी कि कंजर्वेशन किया जाता है कुरंजा और राजहंस पक्षियों का। अब और इसके अंतर्गत क्या है, यहां पर साल्ट म्यूजियम भी है, साल्ट म्यूजियम, यहां पर साल्ट म्यूजियम भी है। और इसके अंतर्गत क्या शामिल हो जाएगा, यहां पर साल्ट म्यूजियम भी है। और नमक उत्पादन किस तरीके से किया जाता है, अगर ये बात करें तो क्यार पद्धति से, नमक उत्पादन किस पद्धति से, नमक उत्पादन पद्धति अगर कहें या नमक उत्पादन तकनीक, नमक उत्पादन तकनीक या पद्धति, तो क्यार या क्यारी, इस प्रकार से क्यारियां बना दी जाती है और उसमें फिर नमक बनता है। तो क्यार पद्धति से यहां पर नमक तैयार किया जाता है। तो नमक का जो है उत्पादन वो किस तरीके से किया जाता है, क्यार पद्धति से किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है, ये बात तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, और फिर उनका नाम और दोबारा ध्यान में रख लेते हैं कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है। नदियां सबसे ज्यादा है मेंथा या मेंढा भी कहते हैं, सबसे ज्यादा नमक तो यही लाती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तूरमती, और उसके बाद में अपने पास है 3 हो जाएंगे नाला, एक बांडी का नाला, बांडी का नाला, एक हो जाएगा नलियासर, नलियासर सभ्यता भी है, नलियासर नाला, 2-3 ये नाले हो जाएंगे, और एक हो जाएगा देवयानी नाला, एक हो जाएगा देवयानी नाला। तो कौन कौन सी नदियां सांबर झील के अंतर्गत आके गिरती है, मेंथा या मेंढा सबसे ज्यादा नमक ये लाती है, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तूरमती, बांडी का नाला, नलियासर का नाला और देवयानी नाला। ये नाम अपने को याद रखना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांबर झील के अंतर्गत कौन सी नदी आकर के गिरती है। तो ये 8 नाम अपने को याद रखना ही है, मेंथा, मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तूरमती, बांडी का नाला, नलियासर नाला और देवयानी नाला, ये सांबर के अंतर्गत आके गिरती है। तो ये सांबर झील का पूरा विवरण अपने पास ले लिया है। उसके बाद में और कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं जो क्या है कि अपने राजस्थान की खारी झीलें और महत्वपूर्ण कौन सी, नाम अपन ने ले लिए, भी 14 नाम इंपॉर्टेंट है, उन 14 नामों को याद रखना है। सांबर के बारे में पूरा वर्णन ले लिया, उसके बाद में और मुख्य कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सांबर झील के बारे में अपन कंप्लीट बात कर चुके हैं। एक फैक्ट अगर और भी ध्यान रखना, तो ये यहाँ पर 4000 मेगावाट का एक सोलर संयंत्र लगने का भी प्रस्ताव रखा गया है कि सांबर झील के ऊपर 4000 मेगावाट का सोलर संयंत्र भी लगाया जाएगा, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना करंट के अंतर्गत। आगे अगर खारे पानी की झीलों में बात करते हैं तो 2 झीलें मुख्य रूप से है, जिनका थोड़ा मुख्य बातें अपन ध्यान में कर सकते हैं, बाकी झीलों के सिर्फ नाम याद रखने हैं। तो सांबर और पंचपदरा और डीडवाना, इन 3 झीलों को बारे में थोड़ा विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और बाकी जो झीलें हैं वो कौन से जिले के अंतर्गत आती है, सिर्फ इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। अब आगे एक झील है पंचपदरा, पंचपदरा, ये झील कहां पर पड़ती है, बालोतरा में पड़ती है, बालोतरा बाड़मेर में। कहां पर पड़ती है, बालोतरा बाड़मेर में पड़ती है, और लूणी नदी का जो अपवा तंत्र है वो वाला इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। और यहां का जो नमक है वो सर्वोत्तम है, खाने में सर्वोत्तम नमक, सर्वोत्तम नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो यहां का जो नमक है वो खाने में सर्वोत्तम है,
किस कारण है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। तो पंचपदरा झील है वो बालोतरा बाड़मेर में है, खाने का सर्वोत्तम नमक है। क्यों है? कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। एक बात यहां पर और है कि एक ही लाइन में तीनों बातें शामिल हो जाती है। यहां खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी का उपयोग कर नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। स्फटिक बनाए जाते हैं। नमक एकदम स्पष्ट होता है क्योंकि 98% NaCl की मात्रा है। तो यहां पर क्या है कि नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। तो यह एक तो ये बात ध्यान रखना है कि खारवाल जाति है वो पंचपदरा में नमक बनाती है। कौन बनाती है? पंचपदरा में नमक कौन सी जाति बनाती है? खारवाल जाति बनाती है। कौन सी झाड़ी का उपयोग करती है? मोरली झाड़ी का उपयोग करती है। मोरली झाड़ी का उपयोग करती है। और नमक के क्या बनाते हैं? स्फटिक बनाते हैं। स्फटिक का मतलब हो गया नमक के जैसे, मतलब पत्थर के अनुसार, मतलब जैसी आकृति में, मतलब वो डाल देते हैं, कुछ भी डालना चाहे तो नमक के स्फटिक बनाते हैं। कौन बनाता है? खारवाल जाति। किसका उपयोग करते हैं? मोरली झाड़ी का। और क्या बनाते हैं? स्फटिक बनाते हैं। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। खाने का 100% सबसे अच्छा नमक 98% NaCl की मात्रा है। और पंचपदरा बालोतरा बाड़मेर लूणी के अपोहा वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अंतर्गत इतनी बातें ध्यान में रखनी। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक राजस्थान सरकार का उपक्रम भी है। राजस्थान सरकार साल्ट वृक्ष। कौन सा है? राजस्थान सरकार साल्ट वृक्ष। ये राजस्थान सरकार का उपकरण है जो यहाँ पर नमक बनाता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1960 से। इसकी स्थापना 1960 में की गई। बस इतने इस क्षेत्र में याद रखने हैं। सांबर के बारे में अपना कंप्लीट ध्यान रखा। और पंचपदरा के बारे में बालोतरा बाड़मेर में है, 98% नमक की मात्रा है, खाने में सर्वोत्तम है। और मोरली झाड़ी का उपयोग कौन करता है? खारवाल जाति करती है। और क्या बनाते हैं? नमक के स्फटिक बनाते हैं। और सांबर साल्ट वृक्ष यहाँ पर राजस्थान सरकार साल्ट वृक्ष यहाँ पर कार्य करती है। सांबर साल्ट वृक्ष तो वहां पर करती है, वो तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का एक उपक्रम है। और ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है। राजस्थान सरकार साल्ट वृक्ष, राजस्थान सरकार का साल्ट वृक्ष है जो 1960 में स्थापना की गई है। अब अगर अपन बात करते हैं, दूसरी झील हो जाएगी अपने पास तीसरी इंपॉर्टेंट, डीडवाना। बाकी झीलों के सिर्फ नाम याद रखने हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट झील हो जाएगी अपने पास है डीडवाना। डीडवाना नागौर में पड़ता है। डीडवाना नागौर में। ये कहां पर पड़ती है? नागौर में पड़ती है। और यहां पर क्या है कि नमक खाने योग्य नहीं है। और ये नमक, ये यहां पर नमकीन चट्टाने हैं, लवणीय माइकासिस्ट का उदाहरण है। लवणीय चट्टाने, नीचे क्या है कि लवणीय चट्टाने हैं, जल इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या है कि कैसिक्तों की जो प्रवृत्ति है उसके कारण नमक ऊपर आ जाता है। यहां पर लवणीय चट्टाने है। इसकी लंबाई मानी जाती है इस झील की, ये वाला फैक्ट नहीं पूछा जाता परंतु थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये 3 से 6 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है और चौड़ाई 4 किलोमीटर मानी जाती है। ये वाली इंपॉर्टेंट है। डीडवाना कहां पड़ता है? नागौर में। चट्टानों के कारण यहां पर नमक है, लवणीय चट्टानें यहां पर पाई जाती है या फिर माइकासिस्ट चट्टानें यहां पर पाई जाती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, यहां का नमक खाने योग्य नहीं है। नमक खाने योग्य नहीं। और नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि यहां NaCl की जगह, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl की जगह यहां पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। यानी सोडियम क्लोराइड ना होकर के यहां पर क्या है कि सोडियम सल्फेट है। ये अपने को ध्यान में रखना है। सोडियम सल्फेट है।
यानी यहाँ पर NaCl ना का सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पाया क्या जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है, और इसके कारण ये नमक है खाने योग्य नहीं है। इसलिए सोडियम सल्फेट का उपयोग किस में होता है, सोडियम सल्फेट का उपयोग, इसका उपयोग होता है कांच उद्योग में, कांच उद्योग में, और दूसरा इसका उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। चमड़े को गलाने के लिए काम में आता है नमक, इसलिए इसका उपयोग है ये वाला है जो सोडियम सल्फेट, इसलिए यहां पर कांच उद्योग में और चमड़ा उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है। किसका, सोडियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। यहां पर दो कंपनी भी है भारत सरकार की, नहीं सॉरी, यहां पर दो कंपनी है राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार साल्ट वृक्ष, एक तो राजस्थान सरकार साल्ट वृक्ष कहां पर है, पंचपदरा में भी है, और राजस्थान सरकार साल्ट वृक्ष डीडवाना में भी है। राजस्थान सरकार साल्ट वृक्ष, राजस्थान सरकार साल्ट वृक्ष, ये कहां पर पड़ता है, डीडवाना। स्थापना 1960 में हुई है, दोनों की एक साथ हुई है, पंचपदरा की भी इसी के साथ हुई है। एक यहां पर राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष भी है, एक राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष। केमिकल वृक्ष किस लिए, कि यहां पर सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है, और ये 1964 और 66 दो कंपनी है वैसे ये, एक की स्थापना, नाम एक ही है दोनों का, एक की स्थापना 1964 में हुई और एक की 1966 में हुई, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष की। तो ये महत्वपूर्ण बातें इसके अंतर्गत शामिल हो गई। डीडवाना झील है वो नागौर में पड़ती है, यहाँ पर लवणीय चट्टानें पाई जाती है, लंबाई 3 से 6 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। नमक खाने योग्य नहीं है क्योंकि NaCl की जगह पर सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, और Na2SO4 का उपयोग कांच उद्योग में और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। और सोडियम सल्फेट का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष 1964 और 66 में दो कंपनी के रूप में स्थापित की गई वो करता है, और एक यहाँ पर राजस्थान सरकार का साल्ट वृक्ष डीडवाना भी यहाँ पर राजस्थान सरकार का उपकरण है। ये अपने हो गए उपक्रम, औद्योगिक उपक्रम ये हो गए। तो ये अपने जो खारे पानी की झीलें हैं वो वाला वर्णन अपना कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलों के बारे में। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि इसका अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।